हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है अपने केमिस्ट्री के 10th चैप्टर में, उसमें होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री का 10th चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जिसमें कि हमने हेलो एल्केन्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और हेलो एरीन्स में भी हमारा लगभग सारा कंप्लीट हो गया था। लास्ट हमारा पॉली हेलोजन कंपाउंड चल रहे थे, उसी को आज के सेशन में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे। आइए चलते हैं। तो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज आपका हो गया था और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स आपने देख लिया था, जिसमें कि दो मेथड देखे थे। पहला था आपका बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन होगा। साथ ही सेंट मेयर रिएक्शन के थ्रू भी आपने क्या बनाया था? हेलो एरीन्स को बनाया था। ओके, देन हमारा आ रहा था पॉली हेलोजन कंपाउंड, जिसमें कि आपने सबसे पहले बात की थी डाइक्लोरोमीथेन की। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, दो क्या होंगे इसमें, क्लोरो ग्रुप होंगे और मीथेन आप लगा देंगे। ठीक है, तो सी पर आपका दो क्लोरो ग्रुप लग गए। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी रह गई? दो, तो दो जगह आप H लगा देंगे, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? CH2Cl2। ओके, चूंकि आपको इसके स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है कि इस एक ही कार्बन पे, क्योंकि मिथ लिखा है एक ही कार्बन है और उस पे दो Cl आपके जुड़ रहे हैं, तो ये किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? जेमिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ओके, सो डाइक्लोरोमीथेन इज अ जेमिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड और मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके, it can be obtained naturally from oceanic sources, macroalgae, volcanoes and wetlands। ठीक हो, तो कहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं? ओसेनिक सोर्सेस, समुद्रीय जितने भी आपके स्रोत हैं, मैक्रोएल्गी से, वोल्केनोज से और वेटलैंड से इसको प्राप्त किया जाता है। द मेजॉरिटी ऑफ मिथाइलिन डाइक्लोराइड इन द एनवायरमेंट इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल इमिशंस। जितने भी इंडस्ट्रियल इमिशंस होते हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज से धुआं वगैरह निकलता है, उससे ज्यादातर आपका क्या होता है, जो डाइक्लोरोमीथेन है वो प्रोड्यूस होता है या निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि वो एक प्रकार का वेस्ट है, तो उससे बहुत सारे क्या होंगे, हानिकारक जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, तो उनसे कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है? डिफरेंट तरह की क्या हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं उसके कांटेक्ट में आने पर। ओके, तो ज्यादा अगर इसके कांटेक्ट में आ गए या इसकी एनवायरनमेंट में ज्यादा मात्रा हो गई, तो उसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, और जो हाथ पैरों में क्या आ सकती है, जड़ता जिसे बोलते हैं, यानी कैसे हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। ओके, इसकी वजह से आपको सुनने और देखने की क्षमता में भी क्या हो, क्षीणता आ जाती है, यानी कि प्रॉब्लम होगी सुनने में और देखने में। ठीक है, तो इतना डाइक्लोरोमीथेन के क्या है, ये इनके कांटेक्ट में आने से ये सारी बीमारियां या ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं डाइक्लोरोमीथेन के कुछ यूजेस भी हैं, जिनमें आपने क्या बोला था कि ये बहुत अच्छा विलायक होता है एक, और बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज इन एरोसोल फॉर्मेशन, एरोसोल की फॉर्मेशन, एरोसोल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इथेन फोम ब्लोइंग एजेंट की तरह होता है इसका यूज, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। ओके, CH2Cl2 इज यूज्ड एज अ डिग्रीजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है, और साथ ही यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉलीहेलोजन कंपाउंड था, जो कि क्या है, डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ओके, और अगर मिथाइलिन या डाइक्लोरोमीथेन आपका जो है वो अगर क्या होता है, स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो स्किन को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। इसकी वजह से रैशेज आ सकते हैं, इचिंग हो सकती है आपको, ठीक है, एलर्जी हो सकती है। साथ ही अगर आंखों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपका डाइक्लोरोमीथेन आता है, तो ये क्या कर सकता है, आपकी कॉर्निया को भी जला सकता है। ओके, तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स आपका आता है क्वेश्चन में, तो
इसमें क्या पूछा जाता है, एक आपको डाइक्लोरोमीथेन के बारे में पूछा जाएगा, जो भी कंपाउंड इनमें से आएगा, और फिर उसके यूजेस पूछ सकता है और उसके प्रभाव यानी इफेक्ट भी पूछ सकता है ह्यूमन बॉडी पे। ओके, तो आप ये सब बता ले जाएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड आपका है ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन यहाँ पर कहा गया है, मिथ यानी एक कार्बन होगा, 3 जगह क्या है, ट्राई है तो 3 जगह तो Cl ही होगा, एक वैलेंसी बची, वहां पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, CHCl3। ओके, तो नाम से आप लोग क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिख लेंगे और फिर उससे आपका स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे। ओके, तो ट्राइक्लोरोमीथेन को आपका क्या कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म ऑल्सो रेफर्ड टू एज ट्राइक्लोरोमीथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को ही ट्राइक्लोरोमीथेन कहा जाता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एनेस्थेटिक रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, यानी एनेस्थीसिया वगैरह देने के लिए, जब बेहोश किया जाता था पहले ऑपरेशन या सर्जरीज में पेशेंट को, तो उसको क्या दिया जाता था, एनेस्थीसिया। क्लोरोफॉर्म था। ओके, या ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे कहा जाता है, ठीक है। साथ ही इसका जो यूज आप बताएंगे तो यूज भी इसकी अलग अलग जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे फैट्स वगैरह, एल्केलॉइड, आयोडीन, इनको बनाने में इसको सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। द केमिकल फॉर्मूला इज CHCl3, जैसे आपने पहले ही देख लिया है। इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर इन 1831, सबसे पहले कब प्रिपेयर किया गया था, 1831 में इसको बनाया गया था। इट इज अ कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग, डेंस लिक्विड प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। क्या समझ में आया, कलरलेस है यानी रंगहीन है, किसी भी प्रकार का रंग नहीं है इसमें। स्वीट स्मेलिंग या आप प्लीजेंट स्मेल जिसे कहते हैं वो है, बहुत अच्छी सुगंध आती है इस पर। डेंस लिक्विड है यानी कि डेंसिटी ज्यादा होगी तो आप क्या बोल सकते हैं, थिक लिक्विड बोल सकते हैं, या गाढ़ा द्रव होता है। ऑन अ लार्ज स्केल, प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यूजेस आएंगे आपके। तो क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा यूज तो वही था जो कि पहले एनेस्थेटिक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता था। यूज इन डेंटिस्ट्री ड्यूरिंग रूट कैनाल प्रोसीजर। तो डेंटिस्ट्री यानी आपका जो दांतों से रिलेटेड जितने भी सर्जरीज वगैरह होती थी, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, तो उसमें सब में क्या होता था, एनेस्थेटिक्स के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही FTIR एनालिसिस हो गया, इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता था, आपका क्लोरोफॉर्म का। ओके, क्लोरोफॉर्म वाज यूटिलाइज्ड इन द पास्ट एज एन एक्सट्रैक्शन डिसॉल्वेबल फॉर फैट्स, ग्रीसेस, ऑयल एंड डिफरेंट आइटम्स एज अ लॉन्ड्री स्पॉट। ओके, तो एज अ सॉल्वेंट भी इसे यूज किया जाता था या डिसॉल्वेबल की तरह यूज किया जाता था, फैट, ग्रीसेस, ऑयल एंड और अलग अलग तरह के आइटम्स के। ओके, next are used as an indirect food additive in food packaging materials for adhesive components and as a component of food contact materials. Okay, तो डिफरेंट तरह से इसको यूज किया जाता था, अलग अलग फूड पैकेजिंग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। वहीं क्या होता है कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है, अगर वो बहुत ज्यादा उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो उससे लीवर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का एक्सपोजर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही क्लोरोफॉर्म को जो होता है वो रंगीन यानी कलरफुल बॉटल्स में भर के रखा रहता है। क्यों, क्योंकि जब वो आपके लाइट के एक्सपोजर में या ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आती है तो उससे वो विषैली एक गैस बनती है फॉजिन, जो उसका निर्माण कर लेती है, जो कि क्या होती है, जैसे विषैली बोला जा रहा है तो बहुत ही क्या होगी, खतरनाक होगी। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को क्या होता है, कलरफुल बॉटल्स में भर के रखा जाता है। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोफॉर्म को कलरफुल बॉटल्स में भरकर क्यों रखा जाता है, तो उसका रीजन ही यही है कि वो लाइट के कांटेक्ट में आएगी या ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, आपका फॉस्जीन गैस बना लेती है, जो कि बहुत विषैली होती है, ठीक है। इसीलिए इसको कलरफुल बॉटल्स में भर के रखा जाता है। तो रिएक्शन लिख लेंगे इसकी। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, H समझते हैं, लाइट की प्रेजेंस में, और क्या बना देगा, COCl2 बना देगा। ये क्या है, आपका फॉस्जीन गैस है, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को।
ये फॉस्जीन गैस है। ओके, तो यानी आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो लाइट की प्रेजेंस में धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से वो क्या बना रहा है, फॉस्जीन गैस बना रहा है, जो कि क्या है, बहुत ही विषैली है। जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट कंपाउंड देखें। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, मीथेन है यानी एक कार्बन होगा और बाकी क्या है, टेट्रा यानी 4 क्लोरीन है, तो CCl4 इसका क्या हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला। तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, अगर इसको पूछा जाता है तो टेट्राक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम आप बोल देंगे कि क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। इट इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ स्वीट स्मेल दैट कैन डिटेक्टेड एट लो लेवल्स। ओके, तो ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, स्वीट स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल जिसे आप बोलते हैं, यानी एक अच्छी मीठी सुगंध इसमें आती है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4, जिसे बता दिया है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, यानी कार्बन है और उसके चारों तरफ क्या होंगे, क्लोरीन होंगे। ओके, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, तो प्रशीतक जिन्हें कहा जाता है, या कूलिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट्स यानी जो रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाए जाते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। एज अ क्लीनिंग एजेंट भी पहले इसको यूज किया जाता था। बहुत जो गाढ़े जो स्पॉट पड़ जाते थे, दाग पड़ जाते थे, तो उनको हटाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता था पहले। ठीक है, was also used as a fire extinguisher, और किसकी तरह उपयोग किया जाता था, अग्निशामक की तरह, यानी आग को बुझाने के लिए भी CCl4 का प्रयोग किया जाता था। तो कितनी जगह इसका यूज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, जितने भी आपके क्या होते थे, प्रशीतक वगैरह होते थे, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको प्रयोग किया जाता था, यानी साफ सफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता था। वहीं कहाँ प्रयोग किया जाता था इसको, फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी अग्निशामक, कहीं आग लग गई तो वहां पर भी इसका उपयोग होता था। मेडिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट हिपैटोटॉक्सिन टॉक्सिक टू द लीवर। ओके, तो ये मेडिकली बहुत ज्यादा क्या होता था, खतरनाक होता है ये लीवर के लिए। ओके, and is widely used in scientific research to evaluate हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। ठीक है, तो जो आप इसका उपयोग भी कहाँ किया जाता है, रिसर्चेज में किया जाता है, जैसे किसके इवैल्यूएशन में, हिपैटो प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो उनके प्रयोग इनके ऊपर जितनी भी रिसर्च होती थी ना इवैल्यूएशन करने के लिए, तो वहां इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड is released into the air, it rises in the atmosphere and depletes the ozone layer। और ये क्या करता है, आपका जो कार्बन आपका टेट्राक्लोराइड है, जब ये एयर में रिलीज होता है, हवा में रिलीज होगा तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठता है, और इतना ऊपर उठता है कि ओजोन लेयर को क्या कर देता है, डिप्लीट करता है। ठीक है, तो जब ओजोन का डिप्लीशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज जो होंगी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी ह्यूमंस के। ठीक है, या ह्यूमंस जो होंगे उसके एक्सपोजर में आएंगे। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो सन की हार्मफुल रेज है, वो डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, लीडिंग टू इंक्रीज्ड स्किन कैंसर, स्किन कैंसर बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं आई डिजीजेस, आंखों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो, एंड पॉसिबल डिसरप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम जो है हमारा, उसको भी क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इतने ये इसके क्या है, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है और उससे क्या होगा, फिर एनवायरमेंट में ये ऊपर उठेगी और इसकी वजह से क्या होगा, ओजोन का क्षरण होगा, ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होगी, जिससे कि यूवी रेज डायरेक्ट यहाँ आएंगी अर्थ पर, और उसके अर्थ पर आने से ह्यूमन के साथ एक्सपोजर से क्या होगा, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, तो इतना किसके बारे में हो गया, या कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है आपका आइडोफॉर्म, जिसको कि ट्राई आइडोमीथेन भी कहा जाता है। ठीक है,
तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई आयोडोमीथेन, यानी कार्बन तो एक ही है, ठीक है, 3 क्या होंगे, आयोडीन ग्रुप होंगे आपके, एक वैलेंसी रह जाती है कार्बन में, इसमें क्या रह जाएगा H, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CHI3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ट्राई आयोडोमीथेन। आयोडोफॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई आयोडोमीथेन इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कलर कैसा हो गया, येलो हो गया, स्टेट कैसी हो गई, सॉलिड, और सॉलिड में कौन सी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टल की तरह क्या होगा, ठोस रूप में पीले कलर का ये आपको मिलेगा। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कैसा होगा, अघुलनशील होगा, बट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, ओके। लेकिन जो आपके अन्य ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जिसमें कि इथेनॉल हो गया यानी इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म जिसको आपने क्या बोला था आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड ईथर जो आपके होते हैं, उनमें सब में क्या होगा, सॉल्युबल होगा यानी घुलनशील होगा। इट इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव सोडियम मिथेनोएट व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। सोडियम मिथेनोएट देता है कब, जबकि ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से अभिक्रिया करता है, यानी वहां पर क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड ये होता है, ओके। Iodoform was used earlier as an antiseptic, but the antiseptic properties are due to the liberation of free iodine and not due to the iodoform itself, ठीक है। तो ये पहले किसकी तरह प्रयोग किया जाता था, एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था, और एंटीसेप्टिक की तरह यूज करने का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ से आपकी आयोडीन निकल रही थी, ठीक है, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, उसकी वजह से क्या हो रहा था, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जा रहा था, ना कि आपके आयोडोफॉर्म की वजह से यूज किया जा रहा था, ओके। ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन, ओके। तो इसकी स्मेल जो थी वो ऑब्जेक्शनेबल थी, उसकी वजह से इसको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, जो बाकी आपके फॉर्मुलेशन थे आयोडीन के अलग अलग कंपाउंड थे, उनसे इसको क्या कर लिया गया, रिप्लेस कर लिया गया, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया। यूजेस कहाँ बताएंगे आप, कि पहले इसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था, ओके। और साथ ही क्या बताएंगे आप, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब क्या है आपका, कि कोई बहुत अच्छी स्मेल नहीं आती थी उसकी, ठीक है। तो अरुचिकर बोल सकते हैं आप, इस तरह की स्मेल आती थी जिसके कारण कि क्या किया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया या हटा दिया गया, और उसकी जगह और आयोडीन के फॉर्मुलेशंस यूज किए गए, ओके। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, फ्रेयॉन। CFCS भी इनको कहा जाता है, CFC आपको याद होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये कंपाउंड होते हैं। फ्रेयॉन का आपका केमिकल फॉर्मूला होता है CF2Cl2, ओके, CF2Cl2। तो क्या समझ में आता है इससे, एक कार्बन है आपका, कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, 2 जगह आप क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे, और 2 जगह फ्लोरीन, ओके। ये इसका केमिकल फॉर्मूला स्ट्रक्चर होगा। जो आपके मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, कंपाउंड रूप से, या क्या बोल सकते हैं आप, एक साथ जब वो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, आपका फ्रेयॉन्स भी कहा जाता है, ओके। Freons are the chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane. The chlorofluorocarbon compounds refer to the compounds having mainly carbon, fluorine and chlorine, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या समझ रहे हैं, कि कार्बन तो है, साथ में क्या है, फ्लोरीन होगा और क्लोरीन होगा, ठीक है, ये तीनों चीजें होंगी। फ्रेयॉन्स इज the brand name for this group of compounds coined by DuPont, okay। तो इनके द्वारा एक ब्रांड नेम की तरह इसको प्रयोग किया गया। They are extremely stable, unreactive, non-toxic, non-corrosive and easily liquefiable gases, ठीक है। कैसी होती हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल होती हैं, स्थायी रूप से मिलेंगे आपको, अनरिएक्टिव होंगी यानी रिएक्ट नहीं करेंगी, नॉन टॉक्सिक होंगी, नॉन कोरोसिव होंगी, और इजीली लिक्विफिएबल गैस होंगी, यानी इनको लिक्विड में इजीली
कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके, फ्रेयन 12 और R12 CCl2F2 is one of the most common representative of this group. It is manufactured from tetrachloromethane by Schwartz reaction. ओके, तो इसको किस तरह से बनाया जाता है? आपका जो टेट्राक्लोरोमीथेन होता है उसका क्या किया जाएगा? स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू किसको बनाया जाएगा? आपका फ्रेयन 12 और R12 CCl2F2. ओके, तो इसको जो आपका एसी वगैरह होते हैं उसमें शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है, एयर कंडीशनिंग में. ओके, these are usually produced for aerosol propellants, refrigeration and air conditioning purpose. तो ये इसके यूजेस हो गए आपके. तो फ्रेयन्स भी आपको समझ में आ गया होगा. केमिकल फॉर्मूला लिख लेंगे आप, साथ में स्ट्रक्चर बना लेंगे, वहीं क्या बता देंगे कि इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है. ठीक है, फिर आप इसका जो स्टेटस है वो बता देंगे कि जैसे एक्सट्रीमली स्टेबल है, रिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है, इजीली लिक्विफिएबल गैस है. ओके, एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव बता देंगे इस ग्रुप का, और इसको बनाया जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन से स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू. और क्या बता सकते हैं? यूजेस बता सकते हैं. रेफ्रिजरेटर में हो गया, एसी में हो गया. ठीक है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स की तरह हो गया. नेक्स्ट आपका कंपाउंड क्या है? डीडीटी या पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ओके, तो ये आपका क्या होता है? एक इंसेक्टिसाइडल यानी इंसेक्टिसाइड की तरह इसको पहले यूज किया जाता था एग्रीकल्चर में. ओके, इट इज अ कलरलेस, क्रिस्टलाइन, टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस ऑर्गेनोक्लोराइड नोन फॉर इट्स इंसेक्टिसाइडल. ओके, तो पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका. ये आपकी 2 बेंजीन रिंग आएंगी इसमें. जहां जहां पे क्रॉस हो रहा है वहां पे आप समझ सकते हैं कि क्या होगा? कार्बन होगा. ओके, DDT इसको कहा जाता है. ओके, तो क्या नाम है आपका? पैरा पैरा डाइक्लोरो. तो यानी पैरा पैरा पोजीशन पर आपके क्या हैं? 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं. डाइफिनाइल, डाई आपका क्या हो गया? फिनाइल रिंग हो गई, 2 फिनाइल रिंग हो गई. यानी ट्राइक्लोरो, 3 जगह आपको क्लोरो दिख रहा है, और इथी. ठीक है, 2 कार्बन चेन यहाँ पर मिलेंगी आपको, यानी एक कार्बन यहाँ पर हो गया आपका और एक इस पोजीशन पे हो गया. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट पे आपको पोजीशंस बताई जा रही है. इट वाज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड प्रिपेयर्ड इन 1873. पहला ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था जिसको क्लोरीनेटेड यानी क्लोरीनेशन के द्वारा बनाया गया था. और कब बनाया गया था? 1873 में बनाया गया था. ओके, But in 1939, पॉल मिलर आइडेंटिफाइड द डिफरेंट यूजेस ऑफ डीडीटी. ठीक है, और बाद में पॉल मिलर ने इसके अलग अलग यूजेस बताए. पॉल मिलर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन 1948 फॉर दिस डिस्कवरी. ठीक है, इसी डिस्कवरी के लिए उनको क्या दिया गया था? पॉल मुलर को नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1948. इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस दैट कैरी टाइफस. ओके, तो इसको अलग अलग तरह से किसको? मलेरिया फैलाने वाले और टाइफस वाहक जैसे आपके लाइस वगैरह हो गए, इनको स्प्रेड करने से रोकने के लिए इसका यूज किया गया. और ये एक प्रभावकारी था जो इनको क्या कर रहा था? समाप्त कर रहा था. ठीक है, यानी मच्छरों को, आपके लाइस वगैरह हो गए, इनको फैलने से रोक रहा था, क्योंकि इनसे बहुत तरह की क्या हो जाएंगी? डिजीज हो जाती है. ठीक है, बट ड्यू टू द इल इफेक्ट ऑफ डीडीटी सच एज केमिकल इनस्टेबिलिटी एंड फैट सॉल्युबिलिटी इट गॉट बैन इन मैनी कंट्रीज. ओके, लेकिन डीडीटी के अलग अलग तरह से इफेक्ट देखने को मिले, जो कि क्या थे? इल इफेक्ट से, यानी कि बहुत तरह की क्या हो रही थी? बीमारियां भी इससे हो रही थी. और बाद में क्या हो गया आपका? 1973 के आसपास इसको कई जगह पर बैन कर दिया गया.
ओके तो इतना इसका क्या है आपका डीडीटी के बारे में आप लिख लेंगे। यूजेस इसके यही थे कि ये इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जा रहा था, और इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो वहां पर इंसेक्ट्स में आपके क्या आ जाएगा, मलेरिया को कौन फैलाता है आपका, मॉस्किटो, वो हो गया, लाइस हो गया जो किसको कैरी कर रहा था, टाइफस को कैरी कर रहा था। तो इन सब से बचाने के लिए आपका डीडीटी को यूज किया जा रहा था, और इसके इल इफेक्ट्स के कारण क्या किया गया, इसको बैन कर दिया गया कई कंट्रीज में। ओके पॉल मुलर का नाम आप बता देंगे कि 1948 में उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए, क्योंकि उन्होंने डीडीटी के आपके अलग अलग उपयोग बताए थे। ओके तो इस कंपाउंड को नोट कर लेंगे आप जल्दी से। तो बच्चों होपफुली आपको पॉली हेलोजन कंपाउंड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अपने नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ लेंगे। ओके नेक्स्ट सेशन से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वहां पर हम करेंगे। ओके तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।